अब क्या है आनुवांशिक स्तर, कौन सा स्तर है? आनुवांशिक स्तर 3 स्तर है। जैविकता के कितने स्तर होते हैं? 3। एक तो आनुवांशिक स्तर, एक प्रजाति स्तर और एक पारिस्थितिक। आनुवांशिक स्तर के अंदर तो क्या जाता है, एक ही प्रजाति के अंदर अंतर देखा जाता है, प्रजाति स्तर के अंदर 2 प्रजातियों के अंदर, और पारिस्थितिक 2 प्राकृतिक आवास में अंतर क्या दिया जाता है, अंतर देखा जाता है। उसके अंदर फर्स्ट नंबर पे हम क्या करेंगे, आनुवांशिक स्तर, क्या जेनेटिक लेवल। एक ही प्रजाति के जीवों में आनुवांशिक स्तर की विविधता होती है। इसका संबंध किसी विशेष प्रजाति के सदस्यों में नहीं होता, पाए जाने वाली जीन की भिन्नता से जुड़ा हुआ होता है। संकेतों पे मत जाओ, शब्दों पर जाओ। एक ही प्रजाति के जीवों में आनुवांशिक स्तर की विविधता होती है। कौन से? जेनेटिक लेवल की क्या होती है, विविधता होती है। आनुवांशिक स्तर की क्या होती है, विविधता। इसका संबंध किसी विशेष प्रजाति के सदस्यों में पाए जाने वाले जीन की विभिन्नता से जुड़ा होता है। विशेष प्रजाति के अंदर, एक ही प्रजाति के अंदर क्या पाए जाने वाली भिन्नता के अंदर वाली जीन की विभिन्नता से क्या होता है, जुड़ा होता है। ये कोई विशेष प्रजाति है, इसी के सदस्यों में पाए जाने वाले जीन की क्या विभिन्नता। अरे ऐसा है, प्रजाति तो एक ही है, प्रजाति तो एक ही है, लेकिन फिर भी डिफरेंस क्या है? अरे जीनों के अंदर क्या है, भिन्नता है। हमारे जीन क्या है, अलग अलग है। किसी के जीन क्या है, बड़े बाड़े वाले हैं, कभी किसी के जीन है कि जल्दी दाढ़ी आ जाए, किसी के जीन ऐसे है कि दाढ़ी क्या आएगी, लेट आएगी। तो जीनों के आधार पर क्या है, विविधता है। ये तुम्हें समझ में आ जाएगा। लेकिन जाति का आधार अलग अलग बनेगा। हाँ, तो प्रजाति क्या है, एक है। डिफरेंस कितना है? एक प्रजाति के लोगों के अंदर डिफरेंस किन के आधार पर होता है, जीन के आधार पर होता है। सीधा से याद रखना है। क्या आनुवांशिक स्तर पर अगर भिन्नता देखी जाएगी तो कहाँ पे होगी भिन्नता, जीनों के अंदर होगी। वैसे प्रजाति तो क्या है, एक ही है, लेकिन डिफरेंस किसके अंदर है, जीनों के अंदर। किसके अंदर, जीनों के अंदर। क्या बोलते हैं जीन को इंग्लिश के अंदर? जीन्स बोलते हैं, जीन्स के अंदर। कभी कभी बोलते हैं ना यार इसकी तो क्या है, जीन्स ही खराब है, हिंदी में बोलते हैं आनुवांशिकता। ऐसे ये बोलते हैं कभी कभी। तो किसी प्रजाति के जीवों की पहचान की उसकी आनुवांशिक संरचना के आधार पर होती है। यह आनुवांशिक संरचना ने क्या प्रदान करती है, विशिष्टता। क्या विशिष्ट क्या हुआ? तो किसी प्रजाति के जीवों की पहचान उनकी किसके आधार पर होती है, आनुवांशिक संरचना के आधार पर। और यह आनुवांशिक संरचना उसे क्या प्रदान करती है, विशिष्टता, अलग बनाती है। क्या बनाती है, अलग बनाती है। कौन सी पहचान, आनुवांशिक संरचना। आनुवांशिक संरचना में कौन सा डिफरेंस है, जीन का। वो जीन का डिफरेंस उन्हें क्या बनाता है, अलग बनाता है, विशिष्ट बनाता है किसी दूसरे व्यक्ति से। अरे तेरे से विशिष्ट क्यों हूं मैं, क्योंकि मेरी जीन क्या है, अलग अलग है, इसलिए मैं तेरे से क्या दिखता हूँ, विशिष्ट दिखता हूँ, अलग दिखता हूँ। तू मेरे से विशिष्ट क्यों दिखता है, कि जीन के लेवल पे क्या है, तेरे के अंदर परिवर्तन है। अरे हम तो दोनों है तो मनुष्य है ना, होमोसेपियंस है ना, लेकिन दिक्कत क्या है, परिवर्तन अलग अलग क्यों दिख रहे हैं। फिर अलग अलग इसलिए दिख रहे हैं कि हमारे जीन क्या है, अलग अलग हैं। क्या है, अलग अलग। जीन अलग अलग बनाते हैं आदमी को। किसी के अंदर जीन ऐसे आ गए जिसके बाल कभी उगेंगे नहीं, किसी के जीन ऐसे आ गए कि वो क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, किसी के जीन ऐसे हैं कि वो मोटा रहेगा, किसी के जीन ऐसे हैं कि वो पतला रहेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम कहाँ पे आती हैं, जो डिफरेंस है वो किसके लेवल पर, एक ही प्रजाति के लोगों को विशिष्ट बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है, जीन। जैसे कि लोग जीन लोग लंबे समय तक दांत नहीं आएंगे। हाँ, लव आ गए उसके जाड़ आ गई, लव जाड़ी है, लव कुछ ये प्रकाश बिलाने का लड़का। तो किसी प्रजाति के जीवों की पहचान उसकी आनुवांशिक संरचना के आधार पर होती है। यही आनुवांशिक संरचना उन्हें क्या बनाती है, विशिष्ट बनाती है। आनुवांशिक विविधता प्रजातियों को बदलते वातावरण के अनुसार अनुकूलित होने में सहायता करती है। क्या आनुवांशिक विविधता प्रजातियों को बदलते वातावरण के अनुसार क्या करती है, अनुकूलित होने में क्या करती है, सहायता करती है। कैसे करती है बताओ मेरे को, समझा दे लाइन, समझोगे, समझा रहे
कि आनुवंशिक विविधता प्रजातियों को बदलते वातावरण के अनुसार अनुकूलित होने की सहायता करती है। आपका भी बदला जाना, हाँ, पहले यहाँ छोटा की राजा फिर बड़ा जैसे राजा, कि- हर चीज में परिवर्तन। जे कि मनुष्य से ना बेकी का नाम से प्रजाति तो एक ही है, लेकिन जगह स्पेसिफिक जगह पर का नाम से आज राजस्थान के मैंने का दिख रहा था, नेपाल में अलग स्ट्रक्चर है, चाइना में अलग है, और अलग अलग जगह अलग अलग एक्सपीरियंस है लोगों को। बदलते वातावरण के अंदर क्या करती है, यूरोप जैसे में जैसे जैसे चेंजमेंट होता वातावरण बदलता है, है। जैसे पहले वातावरण के अंदर क्या था, मनुष्य की इतनी बड़ी क्या थी, पूंछ थी, लेकिन वातावरण क्या हुआ, चेंज हुआ। जीनों के अंदर क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। जैसे जीन के अंदर परिवर्तन हुआ, पूंछ आना बंद हो गई, क्या हो गई, तो ये क्या हो गई, जैव विविधता क्या करती है, आनुवंशिक विविधता प्रजातियों को बदलते वातावरण के अनुसार अनुकूलित होने की क्या करती है, सहायता करती है। समझ में आया? वो भी सही बता रहा था कि असम के अलग दिखते हैं, ये क्या पे दिखते हैं, सही बता रहे ना वैसे देखना होगा नहीं, पूछ कर नाम से देख। हाँ। हाँ, तो आनुवंशिक विविधता प्रजातियों को बदलते वातावरण के अनुसार क्या करती है, अनुकूलित करती है। जीन के अंदर क्या होता है, समय समय के अंदर क्या होते रहते हैं, परिवर्तन। कोई जीन क्या हो गए, पीछे रह गए, तो अब वो जीन आएंगे नहीं, अब दूसरे तुम्हारे क्या आएंगे जीन। जैसा वातावरण है, जैसी क्या है आपका वहाँ की क्लाइमेट है, उसके आधार पर क्या होंगे आपके जीन जेनेटिक क्या होंगे लेवल पर डिफरेंस आएंगे, परिवर्तन आएंगे, चेंजमेंट आएंगे, किसके लेवल पर, जेनेटिक लेवल पर। तो ऐसे मदद करता है। उदाहरण, मनुष्य में पाई जाने वाली विविधता। मनुष्य के अंदर देखो, असम के अंदर अलग दिख रहे हो, चाइना के अंदर ऐसे मिची मिची आंखों के। चले जाओ तुम कहाँ पे, वेस्ट इंडीज, तो घबरा जाओ देख के। चल जाओ तुम अफगानिस्तान, तो ऐसे सारे दिन ऐसे क्या करने पड़े आपको, बात करते समय ऊपर वो सारे क्या है, लंबे लंबे। तो ये क्या पाई जाती है, आनुवंशिक विविधता, जैव विविधता के अनुसार आनुवंशिक विविधता पाई जाती है। तो एक ही प्रजाति के लोग हैं, तो उनके अंदर अगर तुम्हें डिफरेंस दिखेगा तो कौन से लेवल पर दिखेगा, जीन के आधार पर क्या दिखेगा, डिफरेंस दिखेगा। एक ही प्रजाति के लोगों के अंदर कहाँ पे डिफरेंस पाया जाता है, जीन के अंदर। अरे जीन का परिवर्तन उन्हें बदलते जलवायु के अंदर, बदलते वातावरण के अनुकूल क्या बनाता है, हमेशा बनाता है। जैसे पहले मनुष्य के क्या थी, पूंछ, लेकिन अब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, और हमारी क्या होगी, हम इस वातावरण के अनुरूप क्या हो गए, ढल गए। पहले दूसरा वातावरण था तो हम उस अनुरूप थे, अब इसे है तो इसके अनुरूप हो गए। तो जीन के अंदर हमारे क्या हो गया, परिवर्तन। मनुष्य के अंदर कोई परिवर्तन नहीं है, अंदर ही अंदर क्या हो गया, परिवर्तन। और वो परिवर्तन ही क्या है, हमें बाहर रिफ्लेक्ट करता है। वही क्या देता है हमें, आईना देता है। वही क्या देता है हमें, तस्वीर प्रदान करता है। वही क्या करता है हमें, ढांचा प्रदान करता है। कौन, जीन। अगर जीन तुम्हारे ऐसे हैं कि तुम बड़े हो गए, लंबे हो गए, तो तुम क्या हो गए, लंबे हो गए। अगर तुम्हारे में जीन ऐसे आ गए कि तुम्हें क्या रखेंगे, बोना, तो क्या रहोगे तुम, बोना रहोगे। इस प्रकार से कहते हैं जीन सहायता करते हैं इसमें। अब है प्रजाति स्तर पर कि दो प्रजातियों के अंदर कौन कौन से डिफरेंस होते हैं। जैव विविधता को दर्शाने वाला यह सबसे क्या है, बड़ा स्तर है कि मतलब जीन के आधार पर तो हम क्या देखते हैं, लेकिन जैव विविधता को दर्शाने का यह सबसे क्या है, व्यापक स्तर है। इसके द्वारा पृथ्वी पर पाए जाने वाली सभी जीवों की विविधता को क्या दर्शाया जाता है। प्रकृति में मिलने वाली सभी प्रजातियां एक दूसरे से क्या है, भिन्न होती हैं, क्योंकि इनके आनुवंशिक संगठन में स्पष्ट रूप से क्या होती है, विविधता पाई जाती है, तथा विभिन्न प्रजातियों में प्रकृति में भी क्या अंतर प्रजनन नहीं करती। प्रकृति में अंतर प्रजनन नहीं करती, और प्रकृति के अंदर प्रजनन से कोई चेंजमेंट होता है क्या, ऐसा नहीं होता। अतः विभिन्न प्रजातियों के मध्य मिलने वाली विविधता कोई प्रजाति स्तर पर क्या कहा जाता है, स्तर विविधता कहा जाता है। उदाहरण के स्तनधारियों में विभिन्न प्रजातियों में मिलने वाली विविधता। समझ में आएगी, वैसे ही समझने इसमें तो याद ही करना है, क्या ही करना है। क्या जैव विविधता प्रजाति स्तर पर अलग अलग प्रजातियों के अंदर पाए जाने वाला क्या है, एक तो सबसे पहले एक लाइन लिखना है कि पूरे विश्व के अंदर अगर सबसे ज़्यादा अगर डिफरेंस दिखाने में अगर किसी चीज़ का प्रयोग किया जाता है तो कौन सी प्रजाति का किया जाता है, प्रजाति स्तर का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर क्या डिफरेंस बताया जाता है, इस प्रजाति के अंदर की मनुष्य के अंदर, डांडों के अंदर, इनके अंदर स्तनधारियों के अंदर क्या क्या परिवर्तन है, क्या क्या भिन्नता है, क्या क्या विविधता है।
जैव विविधता दर्शाने वाला सबसे क्या है व्यापक स्तर है। इसके द्वारा पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों की विविधता को क्या करता है दर्शाया जाता है। प्रकृति में मिलने वाली सभी प्रजातियां एक दूसरे से क्या है भिन्न है, क्योंकि इनके आनुवंशिक संगठन में स्पष्ट रूप से क्या पाया जाता है आनुवंशिक स्तर पर, मतलब जीन के आधार पर अलग अलग होते हैं। विभिन्न प्रजातियों के प्रकृति में अंतर प्रजनन नहीं करती। प्रजनन क्या होता है बच्चे पैदा होने। इसके अंदर एक प्रकृति में अंतर है। विभिन्न प्रजातियां प्रकृति में अंतर प्रजनन नहीं करती, प्रजनन के द्वारा नहीं होती। किसके आनुवंशिक स्तर पर क्या होता है इसके अंदर परिवर्तन होता है। फिर अतः विभिन्न प्रजातियों के मध्य मिलने वाली विविधता को प्रजाति स्तर विविधता कहा जाता है। प्रजाति स्तर विविधता क्या है विभिन्न प्रजातियों के मध्य मिलने वाली विविधता ही क्या है प्रजाति स्तर विविधता है, समझ में आया। और इसमें व्यापक रूप से किसी को ब्रॉड लेवल पर इसी के द्वारा डिफरेंस को क्या किया जाता है अंडरस्टूड किया जाता है। अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या बताया जाता है सबसे ज़्यादा अगर डिफरेंस बताना तो किसका प्रयोग किया जाता है प्रजाति स्तर का, व्यापक रूप से इसका प्रयोग है। स्तनधारियों में विभिन्न प्रजातियों में मिलने वाली जैसे कि क्या नाम है बंदर के बच्चे इंसानों के नहीं हो सकते और इंसानों के बच्चे बंदरों के नहीं हो सकते, इंसानों के बच्चे हाथियों के नहीं हो सकते। ऐसे मतलब इसे ऐसे भी ऐसा डिफरेंस है, ऐसे डिफरेंस है उसके अंदर। स्तनधारियों के अंदर ही क्या है अलग अलग क्या है परिवर्तन है। खच्चर वो यदि घोड़ा घोड़ा और खच्चर वो और क्या नाम है वो कौन है गधा। गधा यदि ब्रीडिंग करेंगे तो उससे खच्चर पैदा होगा और उसके बाद में कोई भी स्पीसीज है वो ये एक दूसरे से ब्रीडिंग करेंगी तो उससे क्या नाम है कभी भी मतलब कोई स्पीसीज पैदा नहीं होंगी। चले अब है पारिस्थितिकी स्तर। पारिस्थितिकी के आधार पर क्या है पृथ्वी पर अनेक प्रकार के क्या पाए जाते हैं प्राकृतिक आवास नेचुरल हैबिटाट्स तथा जीवों में विविधता का यही स्तर प्राकृतिक आवास से संबंधित है। जैसे घास के मैदान, रेगिस्तान, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, पराल भित्ति, आर्द्रभूमि। ये क्या है प्राकृतिक आवासों के अंदर क्या है विभिन्नता है। प्रकृति के अनेक प्रकार के क्या पाए जाते हैं प्राकृतिक आवास तथा जीवों में विविधता का यही स्तर प्राकृतिक आवासों में। जैसे इनके अंदर ही क्या है भिन्नता, जैसे कहीं पे रेगिस्तान पाया जा रहा है, कहाँ पे मैंग्रोव पाए जाते हैं, कहाँ पे क्या पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, कहीं पे घास के मैदान है। घास के मैदान भी किसके प्राकृतिक आवास है, रेगिस्तान भी किसी के क्या है प्राकृतिक आवास है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन भी किसी के इनके अंदर डिफरेंस ही क्या है पारिस्थितिकी स्तर का जो डिफरेंस है ये पारिस्थितिकी क्या है डिफरेंस है। पृथ्वी पर अनेक प्रकार के पाए जाते हैं प्राकृतिक आवास तथा जीवों के मध्य यही क्या है प्राकृतिक आवासों की विविधता का क्या है विविधता का अंतर यही है। और इसके जैसे घास का मैदान क्या है अलग होता है, रेगिस्तान क्या होता है अलग होता है, उष्णकटिबंधीय ये सारे। जैसे जैसे इन प्राकृतिक आवासों में पर्यावरण बदलता है इसमें अनुकूलित रहने वाली प्रजातियां प्रमुख से पाई जाती हैं। अतः इन्हें प्राकृतिक आवासों की प्रजातियों के मध्य मिलने वाली विविधता पारिस्थितिक स्तर को विविधता कहते हैं। क्या इसका मतलब कि जैसे जैसे क्या होता है प्राकृतिक पर्यावरण होता है, पर्यावरण के अंदर क्या हुआ चेंजमेंट हुआ। तो जिस पर्यावरण के अब जो पर्यावरण के अंदर चेंजमेंट होने के बाद में जो स्थिति आई इस स्थिति के अंदर जो प्रजाति रह पाती है उनकी संख्या क्या होगी बढ़ेगी। अरे ऐसे मानो जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ प्राकृतिक पर्यावरण हुआ, अब ऐसा हो गया पर्यावरण प्रदूषण ओके क्या हुआ यहाँ पे क्या पाया गया कि यहाँ पे गर्मी क्या होती यहाँ पे पानी खत्म हो गया, क्या हो गया जल खत्म हो गया। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा संख्या मतलब अब थोड़ा बहुत है पानी है तो लेकिन और पूरा क्या हो गया समाप्त हो गया। अब इसके अंदर सबसे ज़्यादा सर्वाइव कौन सी प्रजाति करेगी ऊँट कि जो इस क्लाइमेट को क्या करेगी सहन करने वाली रहेगी, इसके अंदर अनुकूलित डरने वाली है, उसकी संख्या क्या पाई जाएगी ज़्यादा पाई जाएगी। अब पानी इधर कम है तो ऊँट थोड़े दिन पानी बने पिए रह सकता है एक बार, तो ऐसी प्रजातियों जो ऊँट की संख्या यहाँ पे बढ़ जाएगी औरों की घट जाएगी क्योंकि मर जाएंगे वो पानी बिना रह नहीं सकते। जैसे जैसे पर्यावरण के अनुकूल रहने वाली प्रजातियों की संख्या क्या होती है बढ़ती जाती है और औरों की क्या होती है कम हो जाती है। ऐसे यही बात की इसके अंदर जैसे जैसे इन प्राकृतिक आवासों में पर्यावरण बदलता है इसमें अनुकूलित रहने वाली प्रजाति वह प्रमुख रूप से पाई जाती है। इसमें जो अनुकूलित होगी वो तो अच्छी तरीके से प्रमुख रूप से पाई जाएगी। अतः इन प्राकृतिक आवासों में प्रकृतियों के मध्य मिलने वाली विविधता में पारिस्थितिकी विविधता को कहते हैं। इसमें मिलने वाली विविधता को क्या कहते हैं पारिस्थितिकी विविधता। जैसे मरुस्थल तथा घास भूमि के क्षेत्र में पाए जाने वाले पादप प्रजातियों के मध्य विविधता। और जो मरुस्थल के अंदर जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो घास के भूमि के अंदर पाए जाएंगे क्या
नहीं। यहाँ तो कौन से प्रमुख रूप से पाए जाएंगे जो मरुस्थल के अंदर रह पाते हैं, और जो घास के अंदर रहने वाले हैं वो मरुस्थल में पाए जाएंगे क्या? नहीं पाए जाएंगे। यहाँ पे तो कौन से जो प्रमुख, तो यही बात बोली थी इसके अंदर। तो क्या 3 स्तर थे। पहले स्तर पर क्या, आनुवांशिक स्तर के अंदर जीनों के अंदर क्या होता है, परिवर्तन होता है। फिर प्रजाति स्तर के अंदर किसके अंदर, प्रजातियों के अंदर उनके आनुवांशिक स्तर संगठन में परिवर्तन होता है, और प्रजाति स्तर पे क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। और तीसरे के अंदर क्या है, इनके पारिस्थितिक प्राकृतिक आवासों के अंदर क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। जहाँ से पर्यावरण के अनुकूल रहने वाले तो वहाँ पे प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, और फिर बाद में नहीं, वो नहीं पाए जाते। जैसे घास के मैदान में जो रहने वाली प्रजाति घास के मैदान में ज़्यादा पाई जाती हैं, और जो रेगिस्तान में रहने वाली प्रजाति रेगिस्तान में ज़्यादा पाई जाती है। घास में रहने वाली प्रजाति रेगिस्तान में पाई जा सकती हैं क्या? रेगिस्तान में रहने वाली घास में पाई जाती सकती हैं? नहीं, पाई भी जाएंगी तो वो मर जाएंगी ऐसे। तो हो गए 3 स्तर हो गए। बायोडाइवर्सिटी क्या है, जैव विविधता, कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है। जीवों के अंदर पाए जाने वाली विविधता क्या है, जीवों के अंदर पाई जाने वाली विविधता क्या है, जैव विविधता। जो मतलब प्राकृतिक स्तर पे पाई जा सकती है विविधता, आनुवंशिक स्तर पे पाई जा सकती है विविधता, प्रजाति स्तर पे पाई जा सकती है विविधता, पारिस्थितिक स्तर पे भी पाई जा सकती है विविधता। इनके मध्य क्या पाया जाना, विविधता। यही क्या है, इसके 3 लेवल होते हैं जो बताए, वही क्या है, 3 लेवल है। तीनों में जो आनुवंशिक स्तर के अंदर कहाँ पे परिवर्तन होता है, जीन्स के अंदर, प्रजाति स्तर के अंदर प्रजातियों के अंदर अंतर होता है, और पारिस्थितिक के अंदर किसके अंदर अंतर होता है, ऐसे होता है। फिर है जैव विविधता का मापन कैसे करते हैं, क्या बायोडाइवर्सिटी का मापन कैसे करें, कितने जीव कहाँ पे पाए जाते हैं, क्या नहीं पाए जाते, इसका मापन कैसे करते हैं। तो जैव विविधता का मापन हम इस प्रकार से करते हैं। जैव विविधता के मापन से तात्पर्य प्रजातियों की संख्या तथा उनकी समृद्धि के आकलन से। एक तो जैव विविधता का मापन करते समय क्या करते हैं, प्रजातियों की संख्या कितनी है, और ये संख्या के अंदर कितनी समृद्धि के अंदर पाए जा रहे हैं, इनके अंदर कितनी समृद्ध हैं, कितनी आगे तक पाई जाएंगी, इसके आधार पर क्या करते हैं, हम आकलन करते हैं। क्या करते हैं, मापन करते हैं, आकलन। जैव विविधता के मापन में किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या तथा उनके मध्य समानता के आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है। जैव विविधता के मापन में किसी क्षेत्र विशेष में, किसमें, क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या, उनके मध्य समानता के आंकड़ों को क्या किया जाता है, एकत्रित किया। कोई क्षेत्र विशेष है भाई, क्या है, क्षेत्र विशेष, मतलब अब वहाँ पे प्रजातियों की संख्या, क्या, प्रजातियों की संख्या, ऐसी प्रजातियों को एक जगह कर लिया जाता है जो समान है, और उनको एक जगह उनको अलग कर लिया जाता है जो असमान है, और फिर क्या किया जाता है, आंकड़ा पब्लिश किया जाता है। किसी क्षेत्र विशेष के अंदर प्रजातियों की संख्या और उनके समानता के आंकड़ों को क्या कर लिया जाता है, एकत्रित कर लिया जाता है। समझ में आया। जैव विविधता का मापन कैसे करते हैं, यानी कि जो एक प्रजाति से माने एकत्रित कर ली जाए से, हाँ, डिफरेंट जो प्रजाति जीवन एकत्रित कर दिया जाए, एक जैसी। और जैव विविधता का मापन करते हैं क्षेत्र तो विशेष में पाई जाने वाली जनजाति प्रजाति और तथा उनके साथ यानी कि वो समानता के आंकड़ों को यानी कि वो कर लिया जाए, एकत्रित कर लिया जाए। ऐसे जैसे जैव विविधता का मापन होता है कि ये जैव विविधता है, जैव विविधता का में कि हम यहाँ पे ऐसे माप रहे हैं। जैव विविधता का मापन का मतलब है यहाँ पे एक जंगल के अंदर शेरों की संख्या कितनी है, मतलब भेड़ों की संख्या कितनी है, जंगली सूअरों की संख्या कितनी है, गीदों की संख्या कितनी है, ये सारी क्या है, बायोडाइवर्सिटी। इसको क्या करना है, आंकड़ा लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो प्रजातियों की संख्या गिनेंगे कि यहाँ पे कितने प्रकार की प्रजाति हैं। जैसे शेर की प्रजाति 1 हो गई, जो लोमड़ी की प्रजाति 2 हो गई, जो ऐसे ऐसे करके क्या, ऐसे पहले तो प्रजातियों का पता लगाएंगे कितनी प्रजाति। अब इसके अंदर प्रजातियों की समृद्धि का पता लगाएंगे कि शेर की प्रजाति है, अब देखेंगे 4-5 शेर ही बचे, इनकी तो प्रजाति क्या होने वाली है, विलुप्त होने वाली। हिरण है, ये बड़े लेवल पे पाई जा रही है भाई साहब, तो ये इसके अंदर तो ये तो समृद्ध है। इस प्रकार से इनका समृद्धि का आंकड़ा लगाया जाएगा। पहले तो प्रजातियों की संख्या को क्या किया जाएगा, पता लगाया जाएगा, उनकी समृद्धि का पता लगाया जाएगा। फिर जैव विविधता का मापन करेंगे तो कहाँ पे करेंगे, अब बड़े लेवल पे नहीं करेंगे, एक ऐसे करेंगे। जैसे गुणे की ढाणी के अंदर क्या करना है, ये क्या एक क्षेत्र विशेष है, गुणे की ढाणी क्या एक क्षेत्र विशेष, इसके अंदर क्या करेंगे, आंकड़ा करेंगे, किसका, प्रजातियों का। अब इनके मध्य प्रजातियों की संख्या,
क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाली प्रजातियों की संख्या कि गुणे की ढाणी में कितने प्रकार की प्रजाति पाई जाती है। तो पता लगाए गुणे की ढाणी के अंदर आकिल पाए जाते हैं, और क्या पाए जाते हैं, गाय पाई जाती हैं, और क्या पाई जाती है, भेड़ पाई जाती हैं, और शेर पाए जाते हैं, हिरन पाई जाती हैं, वगैरह पाए जाते। लगभग पता चला यहाँ पे कितने पाई जाती हैं, गिद्धड़ क्या 50। अब इसके अंदर समान प्रजाति वालों को तो क्या कर लेते हैं, एक कर लेते हैं, और फिर बाद के अंदर ऐसे, फिर ऐसे करके क्या निकाल दिया इनका आंकड़ा। तो क्षेत्र विशेष में क्या करेंगे, पहले तो प्रजाति का पता लगाएंगे। किसी क्षेत्र विशेष के अंदर क्या करेंगे, क्षेत्र विशेष के अंदर प्रजातियों का संख्या का और उनके मध्य समानता के आंकड़ों को क्या करना, एकत्रित किया जाएगा। जैसे ऐसे कर लिया, क्षेत्र विशेष के अंदर अलग अलग, ऐसे ब्रॉड लेवल पे नहीं होता ऐसे। देखो ये गुणे की ढाणी है, ये बोफा की ढाणी है, ये उंडा डेरा है। यहाँ पे आए, पहले तो देखे यहाँ पे कितनी प्रजाति पाई जाती है। पता चला कि गुणे की ढाणी के अंदर कितनी पाई जाती है, 5 प्रजाति पाई जाती है। बोफा की ढाणी के अंदर 7 प्रजाति पाई जाती है। उंडा डेरा के अंदर 2 प्रजाति पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 2 प्रजाति पाई जाती है। अब इनके अंदर क्या करेंगे, अब हमें पता है कि यहाँ पे गुणे की ढाणी के अंदर 3 तो क्या पाए जाते हैं, शेर पाए जाते हैं। 1 क्या पाया जाता है, आकिल मतलब बैल पाया जाता है। और 1 क्या पाया जाता है, यहाँ पे हिरन पाई जाती है। अब यहाँ पे जैसे वो फाई ढाणी के अंदर अब यहाँ पे 3 तो क्या पाए जाते हैं, शेर पाए जाते हैं। और 3 क्या क्या पाए जाते हैं, भालू पाए जाते हैं। और 1 क्या पाया जाता है, एक यहाँ पे भेड़िया पाया जाता है ना। अब मुंडा डरम गए, यहाँ पे 1 तो पाया जाता है गधा, और 1 क्या पाया जाता है यहाँ पे, बकरी बता दे रहा। गिद्धड़। यहाँ पे 2 प्रजाति पाई जाती है। अब हम क्या करेंगे, अब तीनों का आंकड़ा क्या है ना, मतलब ये ए प्रजाति हैं। अब क्या करेंगे, इनमें समान प्रजातियों को तो एक जगह कर लेंगे कि भाई गुणे के अंदर, गुणे की ढाणी के अंदर कितने शेर पाए जा रहे हैं, 3, इनको ले लो। वो फाई ढाणी के अंदर भी कितने शेर पाए जा रहे हैं, 3, इनको क्या कर लिया, समान प्रजातियों को तो एक जगह कर लिया। अब ये कर लिया ऐसे, ये आ गई। फिर भाई गुणे की ढाणी के अंदर क्या पाया जा रहा है, 1 बैल, यहाँ पे और खड़े कोई नहीं पाया जा रहा। फिर हिरण भी 1 ही पाई जा रही है यहाँ पे, और फिर इनके अंदर फिर भालू भी 1 ही है, भेड़िया भी 1 ही है, गिद्धड़ भी और गधा दोनों ही कहाँ पे पाए जाते हैं, उंडा डेरा के अंदर। कौन है यहाँ पे, कोई नहीं है अब। चल गुणे की ढाणी तो फिर गुणे की ढाणी चल लेता, उंडा आर तो कोई भी हो आधार कार्ड के गुणे की ढाणी तो वो चलो उंडा डेरा वाले है भी। जैसे अलास्का है ना, अमेरिका से अलास्का लगो के उधर से साइड गया है। मतलब कि कागज नाम। अब मैं बताए वो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया कि समान क्या करना है। अब कोई भी पूरे भारत के ऊपर तो कार्ड नहीं, क्षेत्र विशेष के अंदर क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। फिर क्षेत्र विशेष के अंदर क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ऐसे क्षेत्र विशेष के अंदर पाए, उनके अंदर समान प्रजाति पाई गई, उनको तो क्या कर लेंगे, एक जगह। और फिर अलग पाई गई, उनको क्या कर देंगे, अलग। तो फिर बाद के अंदर आंकड़ा रिलीज कर देंगे। हमने 3 जगह क्या किया, सर्वे किया। इसमें तीनों के अंदर हिरण तो इतने पाए गए, शेर इतने पाए गए, गिद्धड़ इतने पाए गए, गधा इतने पाए गए, और ये सारी चीजें ऐसे क्या कर देंगे, लगवा के रिश्ता रहती। समझ में आया? हाँ। ऐसे करते हैं। तो क्षेत्र विशेष की क्या करते हैं, प्रजाति का पता लगाते हैं, और फिर बाद में क्या करेंगे, और समानता को, समान आंकड़ों को क्या कर लेते हैं, एकत्रित कर लिए जाते हैं, और फिर आंकड़ों को क्या कर दिया जाता है, रिलीज। ऐसे फिर जैव विविधता का मापन 3 लेवल पे किया जाता है। कितने लेवल पर, 3 लेवल पे, कि एक तो छोटा लेवल, फिर एक बड़ा लेवल, और एक और भी बड़ा लेवल। तो एक तो अल्फा जैव विविधता, बीटा जैव विविधता और गामा। अल्फा बीटा गामा क्या, अल्फा बीटा गामा जैव विविधता। 3 आधारों पे क्या जैव विविधता का मापन, कितने आधार, 3 जैव विविधता का, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा तथा गामा जैव विविधता शब्द किसने दिए, RH विकेटर। किसने दिया, RH विकेटर, क्या विटेकर।
RH विटेकर विटेकर ने द्वारा दिए गए। जैविकता शब्द का जैविक विविधता शब्द किसने दिया सबसे पहले? वो क्या नाम था उसका? रेमंड ने, रेमंड एफ डेसमन ने। फिर जैव विविधता शब्द किसने दिया? वो जी वेटर जी रोजन आर वेटर जी रोजन वेल्टर जी रोजन, इसने क्या दिया? जैव विविधता। फिर बाद के अंदर संकलनात्मक रूप से किसने किया? ओ ई विल्सन ने। किसने? ई ओ विल्सन ने, ई ओ विल्सन ने इसका प्रयोग। फिर बाद के अंदर ये क्या नाम से किसी निश्चित प्राकृतिक आवास में मिलने वाली प्रजातियों की कुल संख्या अल्फा क्या हो गया? अल्फा बीटा गामा जैव विविधता शब्द किसने दिया? RH विटेकर। किसने? विटेकर ने दिया। अब इसके अंदर क्या आता है? अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, गामा क्या होता है। ये तो पहले तो तीन है कि अल्फा क्या है, छोटे लेवल पर क्या करता है, अध्ययन करता है बायोडायवर्सिटी का, और जो बीटा क्या है इससे बड़े लेवल पर, और गामा क्या है इससे बड़े लेवल पर, ऐसे। तो पहले चलो अल्फा, अल्फा बायोडायवर्सिटी क्या है? अल्फा बायोडायवर्सिटी किसी निश्चित प्राकृतिक आवास में मिलने वाली प्रजातियों की कुल संख्या क्या कहलाती है? अल्फा जैव विविधता कहलाती है। जैव विविधता का मापन इस विधि में बहुत छोटे स्तर पर जैव विविधता का क्या किया जाता है? मापन किया जाता है। यह विधि विभिन्न क्षेत्रों में जैव विविधता के तुलनात्मक अध्ययन में क्या होती है? सहायक होती है। जैसे किसी वन में पाई जाने वाली प्रजातियों की कुल संख्या 105 है तो वहाँ पे अल्फा जैव विविधता कितनी होगी? 105 होगी। क्या होगी? 105। अल्फा जैव विविधता किसी निश्चित प्राकृतिक आवास के अंदर क्या पाई जाने वाली प्रजातियों की कुल संख्या कि एक निश्चित क्या ले लिया हमने? प्राकृतिक आवास ले लिया। इसके अंदर ही क्या करते हैं हम? इसका पता लगाते हैं प्रजातियों का कि कौन से लेवल पर? छोटे लेवल पर। जैव विविधता मापन बहुत छोटे स्तर पर किया जाता है। यह विधि विभिन्न क्षेत्रों में जैव विविधता में तुलना करने के अंदर कि वो भाई डाणी के अंदर कितनी जैव विविधता है, गुणे की डाणी के अंदर कितनी जैव विविधता है, इसकी तुलना करने के लिए कौन सी करेंगे हम? अल्फा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे के प्राकृतिक आवास हैं तो उनका अध्ययन करने के लिए हम क्या लेंगे? अल्फा जैव विविधता का पैमाना। फिर बाद में कर लेंगे इसमें तेर, फिर कहेंगे कि भाई साहब यहाँ पे तो जैव विविधता ज़्यादा है गुणे की डाणी के अंदर, और वो भाई डाणी के अंदर जैव विविधता कम है। और जैव विविधता पाई भी गई तो कैसे पाए गए? गीदड़ रही पाए गए यहाँ पे। तो ऐसा तो हो गया, ये तो हो गया अल्फा हो गया। समझ में आएगा अल्फा क्या है? अल्फा जो मतलब निश्चित प्रकार काउंटिंग किसी है ना, निश्चित प्राकृतिक मेजरमेंट है, आवास और में क्या नाम है, ये कंपैरेटिव स्टडी है, क्या नाम है, बायोडायवर्सिटी की तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए इसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। कैसे हमने क्या किया? बायोडायवर्सिटी ली, उसमें कितनी प्रजाति कितनी मिली? 105। तो वो क्या है? अल्फा 105। एक निश्चित प्राकृतिक आवास के अंदर अध्ययन करने के लिए हम क्या करते हैं? छोटे स्तर पर अध्ययन करने के लिए अल्फा क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। अगर इसके अंदर प्रजाति 105 पाई गई तो वो किसके अंदर काउंट होंगी? अल्फा 105 के अंदर। और इसका अध्ययन क्यों करते हैं? कि हम छोटे छोटे पैमाने पर क्या लगा सकें? बायोडायवर्सिटी का पता लगा, जैव विविधता का तुलना के अंदर कर सकें कि यहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है, यहाँ पे कम पाई जाती है, ये छोटे छोटे स्तर पर। अब ये हो गया। फिर है बीटा जैव विविधता। कौन सी जैव विविधता? बीटा जैव विविधता। ये दो प्राकृतिक आवासों के बीच में पाई जाने वाली क्या है? जैव विविधता की तुलना करते हैं। दो प्राकृतिक आवासों के बीच में पाई जाने वाली जैव विविधता कि दो प्राकृतिक आवास क्या है? दो बड़े बड़े क्या है? प्राकृतिक क्या है? आवास है। इसके अंदर क्या पाई जाती है? जैव विविधता। क्या उसके अंदर क्या करते हैं? तुलना। इसके द्वारा दो अलग अलग आवासों में पाई जाने वाली प्रजातियों के मध्य अंतर को क्या किया जाता है? प्रकाशित किया जाता है। इसके द्वारा क्षेत्रीय तथा स्थानीय जैव विविधता का क्या लगाया जाता है? अनुपात के क्या क्षेत्रीय और स्थानीय प्रजाति का क्या लगाया जाता है? जैव विविधता का अनुपात प्रदर्शित किया जाता है। अब क्या पाई जाए? अल्फा के अंदर तो क्या एक छोटा सा प्राकृतिक क्या लेना? आवास लेना है, उसी के अंदर क्या करना है? सारा अध्ययन करना है प्रजातियों को। और इसका क्यों करना है? कि तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ रहा है कि यहाँ प्राकृतिक आवास में कितनी जैव विविधता पाई जा रही है, यहाँ पे कितनी पाई जा रही है, यह क्या करना है? अध्ययन करना है। फिर इसके लिए क्या करते हैं? फिर जो क्या है? बीटा दो प्राकृतिक आवासों के अंदर क्या है? दो प्राकृतिक, एक प्राकृतिक अलग है, एक प्राकृतिक आवास अलग है, उनके अंदर तुलना करने के लिए क्या कौन सी अध्ययन करेंगे हम? बीटा। जैसे ही बीटा करेंगे तो हमें क्या पड़ जाएगा? यहाँ पे क्षेत्रीय और स्थानीय जैव विविधता के अनुपात का क्या पता चल जाएगा? किसका?
क्षेत्रीय। अब चलते हैं गामा के अंदर। किसके अंदर? गामा जैव विविधता। किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र में, कौन से भौगोलिक क्षेत्र में? बड़े भौगोलिक किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाली समग्र जैव विविधता का मापन इसके तहत किया जाता है। किसी वृहद भौगोलिक क्षेत्र में अनेक छोटे पारितंत्र उपस्थित होते हैं। इन वृहद भौगोलिक क्षेत्र या वैश्विक स्तर पर मिलने वाली प्रजातियों में कुल संख्या क्या कहलाती है? गामा जैव विविधता कहलाती है। क्या कहलाती है? गामा जैव विविधता। गामा जैव विविधता का ग्राफ कैसे होता है? जैसे कोई प्रजाति है, क्या कोई प्रजाति है, जैसे प्रजातियों की संख्या एस, समान प्रजातियों की संख्या जैसे 1 2 3 4, कोई प्रजाति ऐसे। चलिए एक बार तो पहले ऊपर वाला देख लो अच्छी तरीके से। गामा जैव विविधता किसमें की जाती है? बड़े भौगोलिक क्षेत्र में। किसके अंदर? बड़े भौगोलिक क्षेत्र के अंदर उसकी समग्र, वहाँ की सारी जैव विविधता का क्या लगाने के लिए? पता लगाने के लिए। कौन सी जैव विविधता, कौन सा मापन करेंगे? गामा। जिसके अंदर वो क्या, इसके अंदर बहुत सारे पारितंत्र भी होते हैं, बड़े बड़े क्या होते हैं? पारितंत्र होते हैं। उनका भी क्या करना? अध्ययन करना। नेशनल इंटरनेशनल हर स्तर पर करने के लिए हम क्या करेंगे? गामा का प्रयोग करेंगे। अब गामा के अंदर क्या होता है कि एक बार तो सारी प्रजातियों को क्या कर लिया जाता है? काउंट कर लिया जाता है। जैसे S1 S2 S3 S4 सबको क्या कर लिया? काउंट कर लिया। अब इसके अंदर से समान को क्या कर दिया? घटा दिया। समान को क्या कर देंगे? घटा देंगे, -C। जैसे समान को घटाएंगे तो एक्चुअल फिगर हमारे पास आ जाएगा कि यहाँ पे कितनी प्रजातियाँ हैं और कितनी नहीं है। जैसे तो पहले उन्होंने सबका क्या किया? अध्ययन किया कि जितनी प्रजातियाँ आ रही उनको ऐड कर लिया। जैसे यहाँ पे 3 हिरण पाए गए थे, यहाँ पे भी 3 हिरण पाए गए थे। पहले तो इनको S1 + S2 के अंदर क्या कर लिया? जोड़ लिया। अब फिर बाद में पता लगा है कि हिरण 2 जगह कहाँ पे पाए जा रहे हैं? यहाँ पे पाए जा रहे हैं। तो समान प्रजातियों को क्या कर दो? माइनस कर दो। क्या कर दो? माइनस। जैसे माइनस किया तो फिर एक्चुअल फिगर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अब ऐसे देखेंगे तो ऐसा आएगा ना कि इतनी, पहले ऐसे जोड़ दें कि 3 और 3 जोड़ते तो कितनी प्रजाति होगी? 6 हो गई। लेकिन प्रजाति क्या है? ये 1 है। लेकिन हम इसको 3 जोड़े तो कितनी प्रजाति होगी? ये 6 हो गई। अगर 6 नहीं जोड़े तो प्रजाति इसको 1 माने, इसको प्रजाति 1 माने तो कितनी होगी? 2। लेकिन ये क्या है? 1 है। इसलिए हम क्या करते हैं? समान को घटा देते हैं। समान को घटाएंगे तो जो एक्चुअल फिगर है किसका? प्रजाति का, तो वो क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आया? आया? चलो एक बार फिर बता देता हूँ। बेटा जैव विविधता का मापन। जैव विविधता का मापन क्यों करते हैं? क्योंकि किसी यानी कि प्राकृतिक जैव विविधता के मापन में हम तो पहले किसी क्षेत्र विशेष की क्या लगाते हैं? वहाँ पे जीवों प्रजातियों की संख्या का क्या लगाते हैं? पता लगाते हैं। और पता लगाते हैं कि इसके अंदर समृद्धि कितनी है, इसके अंदर समृद्धि कितनी है। फिर हम देखते हैं कि क्षेत्र विशेष का क्या लेते हैं? एक टुकड़ा लेते हैं। वहाँ पे प्रजातियों की क्या है? संख्या कितनी है? क्या प्रजातियों की संख्या कितनी है? जितनी प्रजातियों की संख्या पाई गई फिर उसके आधार पर हम क्या निकालते हैं? आंकड़े निकालते हैं। हम ये आंकड़े 3 प्रकार से निकालते हैं। एक तो अल्फा, एक बीटा और एक गामा। अल्फा के अंदर तो हम बहुत छोटे स्तर पर क्या करते हैं? मापन करते हैं। बहुत छोटे स्तर पर कि एक क्षेत्र विशेष लिया, फिर हमने पता लगाया कि यहाँ पे कितनी प्रजातियाँ हैं। और इन प्रजातियों का पता क्यों लगा रहे हैं? तुलना करने के लिए कि भोपाई डाणी और गुणिक डाणी के अंदर क्या पाई जाती है? कितनी प्रजाति पाई जाती है, या बायोडाइवर्सिटी से ये रिच है कि ये रिच है। तो हम इसका पता लगाने के लिए क्या करते हैं? इसका वो प्रयोग करते हैं। किसके लिए? तुलना करने के लिए। 2 किसके अंदर? छोटे छोटे आवास, प्राकृतिक आवासों के अंदर तुलना करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। बहुत ही छोटे स्तर पे क्या किया जाता है? मापन किया जाता है कि इतनी यहाँ पे। फिर है बीटा। फिर हम करते हैं 2 प्राकृतिक आवासों के मध्य। इसके अंदर क्या? पहले तो यहाँ पे तो क्या कर रहे थे? अलग अलग कर रहे थे। एक बार अध्ययन यहाँ पे कर रहे थे, एक बार अध्ययन यहाँ करे। हमने यहाँ के आंकड़े देखे, यहाँ के आंकड़े देखे। फिर बाद में यहाँ के आंकड़े ज़्यादा निकले तो हमने बता दिया कि इसमें ज़्यादा डाइवर्सिटी इसके अंदर। हम अब इन 2 का करेंगे एक साथ अध्ययन। क्या करेंगे? बीटा के अंदर दोनों प्रजातियों का क्या करेंगे? एक साथ अध्ययन। फिर एक साथ अध्ययन करेंगे। फिर बाद में किसके लिए कर रहे हैं? ये तुलना करने के लिए। ये भी क्या कर रहे हैं? अच्छी तरीके से तुलना करने के लिए कि यहाँ पे क्या पाया जा रहा है। फिर बाद के अंदर अब तीसरे लेवल पर किस पे करेंगे? गामा। ये करेंगे बड़े लेवल पर, वृहद स्तर पर। इसके अंदर बहुत सारे पारितंत्र भी क्या आ जाएंगे? अंदर ही आ जाएंगे। इसके अंदर क्या करेंगे? फिर हम क्या करेंगे? एक बार सबको जोड़ देंगे S + S, जो जितनी भी प्रजाति मिली उन सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। S + S2 S + 3 कितने भी है तो 1000 2000 इनको जोड़ा। फिर माइनस क्या कर देंगे? कॉमन C। क्या कर देंगे? -C। कॉमन C का मतलब
कॉमन, जितने भी इनके अंदर समान प्रजाति उनको माइनस कर देंगे, एक्चुअल फिगर आपके क्या होगा, सामने होगा। क्या होगा, सामने होगा। और फिर बाद में हमें पता चल जाए कि यहाँ पे कितनी बायोडाइवर्सिटी है, कितनी जैव विविधता है। ये सारी चीज समझ में आया। जैव विविधता क्या है? जीवों के अंदर पाई जाने जीव के अंदर विभिन्नता विविधता। विभिन्नता जीवों के अंदर पाई जाने वाली विविधता को क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। अब जैव विविधता कितने स्तर पर पाई जा सकती है? 3 स्तर पर। एक तो आनुवांशिक स्तर, एक प्रजाति स्तर, एक पारिस्थितिक स्तर। आनुवांशिक स्तर के अंदर जीन के आधार पर क्या होता है, परिवर्तन होता है। और पारिस्थितिक जो प्रजाति स्तर के अंदर क्या हो जाती है, 2 प्रजातियों के मध्य क्या होता है, अंतर होता है। फिर उनके जो आनुवांशिक संगठन है उसके अंदर क्या होता है, परिवर्तन होता है। और एक प्रजाति इसमें विभिन्न प्राकृतिक आवासों के मध्य क्या होता है, अंतर होता है। जैसे घास का मैदान हो गया, क्या हर वर्षा वन हो गए, इनके अंदर पाया जाने वाला डिफरेंस ऐसे। ये तो फिर इसका मापन कैसे करते हैं? हम मापन क्या करते हैं, पहले तो आपकी जनसंख्या प्रजातियों की संख्या का क्या लगाते हैं, पता लगाते हैं, वो कितनी समृद्ध हैं या नहीं है, इसका पता लगाते हैं। फिर बाद के अंदर हम 3 पैमाने लेते हैं, अल्फा पैमाना, एक बीटा पैमाना और एक गामा पैमाना। अल्फा पैमाने का जब हम प्रयोग करते हैं तो छोटे स्तर पर करते हैं, 2 स्तरों के अंदर क्या पता लगाने की, तुलना करने के लिए। गामा जो फिर बीटा के अंदर क्या करते हैं, 2 प्रजातियों के हम क्या करते हैं, वो करते हैं अध्ययन। अब एक साथ करेंगे। पहले तो जो 2 लिए वो अलग अलग कर रहे थे, एक बार यहाँ पे करेंगे, एक बार जैसे ऐसा। हम कहीं पे क्या करना है, हमें हमारे पास 2 चूल्हे हैं, किसके, गैस के, लेकिन वो क्या है, 2 अलग अलग हैं। जो छोटे वाला एक ही चूल्हा है, एक बार तो रोटी इससे पकाएंगे, फिर बाद में दूसरे वाले से क्या करेंगे, इससे रोटी बना, ये अलग है। लेकिन बाद के अंदर क्या कर दिया, एक गैस ऐसा है आ गया जिसके अंदर दोनों चूल्हे एक ही गैस के अंदर एक ही सिलेंडर से चलते हैं। किससे चलते हैं, एक ही सिलेंडर। अल्फा के अंदर तो क्या होता है, अलग अलग सिलेंडर क्या करने पड़ते हैं, हमें ज्वाइन करने पड़ते हैं। लेकिन अब जो बीटा के अंदर क्या है, एक ही सिलेंडर से क्या हो जाता है, दोनों का क्या हो जाती है, स्टडी हो जाती है। समझ में आया। तो ऐसे फिर बाद के अंदर गामा के अंदर बहुत बड़े लेवल पे हम क्या करते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे पारिस्थितिकी तंत्र भी क्या होते हैं, अंतर ही होते हैं। फिर उनका क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं। फिर बाद में सभी प्रजातियों को क्या कर लेते हैं, हम काउंट कर लेते हैं। एस का मतलब प्रजातियों की संख्या, S + 1 1 2 3 4 5। और सी का मतलब कॉमन संख्याओं को इसको अंदर क्या कर देते हैं, माइनस। एक्चुअल फिगर क्या होता है, हमारे सामने होता है। आए समझ में पूरा। चलो, पृथ्वी पर जैव विविधता का प्रारूप क्या है? पृथ्वी पर जैव विविधता, अभी तो 58 मिनट हुई क्लास को चले हुई, तो 58 मिनट ही हुए हैं ओनली। मैंने क्या बोला था 9 बजे 11 बजे तक, वो नहीं है, अभी तो 58 मिनट ही है ओनली। सही है। तो फिक्स 9 बजे चालू की थी, जिसमें भी 2-3 मिनट तो बात हो गई, तो 56 मिनट ही चली। पृथ्वी पर जैव विविधता का प्रारूप ऐसे फिर वो नहीं होगा ना, फिर मेरी भी तो पढ़ने हैं। करा दे तुम्हारी याद नहीं हो रहा क्या? डेंट तो याद करो, 4 बार तो रिवीजन करवा दिया मैंने जैव विविधता का। वो लिखना है तो 2 मिनट के लिखने में कितना देर लगती है? याद भी हो जाएगा साथ ही साथ। हाँ, साथ ही साथ याद कर लिखना। और क्या। तो पृथ्वी पर जैव विविधता का क्या वितरण, वितरण भी असमान है, ऐसे मैंने लाइन भी बोल दी। पृथ्वी पर जैव विविधता का वितरण क्या है, असमान है। पृथ्वी पर जैव विविधता के प्रारूप के अंदर पहली लाइन क्या है, वितरण। पृथ्वी पर जैव विविधता का वितरण क्या है, असमान है। इसका मतलब समझ रहे हो, यूनिफॉर्म। नहीं समझ रहे क्या? कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है। राजस्थान में कम है तो मध्य प्रदेश में ज़्यादा है। हाँ, ऐसा है क्या कि राजस्थान के अंदर भी सेम जैव विविधता है। जैसे ऊंडा डेरा के अंदर जितने डांडे उतने डांडे गुणगाने के अंदर है क्या? ऐसे है कि भाई केवल देव अभ्यारण्य जितने नहीं, केवल देव अभ्यारण्य जितने पक्षी या फिर वो है ना, जितने इस सरिस्का में नहीं है, सरिस्का में जितना मरु में उतना, जितना मरु उद्यान में उतना उसमें है कि जितना माल ना कम चीज़ तो था ना कम को। हाँ, था तो गद्दा ज्यादा पाएगा। तो गद्दा ऊंचा का ही है, ज़्यादा पाएगा ही। थारा ना कम छे गई है सो पेड़ पौधा ही बांटता है ना कम। थालो कौन सा को मालूम ना का कहीं मालूम हो ते गुणी बना लो बहुत आधार कार्ड दिया तेरे तो ना मालूम डेरे को नहीं आला बना दे। डेरा मालूम तो उन्हें डेरे लगाओ करो। कौन रेट लगाओ तू उन्हें डेरा लगा पांड्या में हो जो डेरा में होना। और दिस डांडे यार बांडे यार। चलो
पृथ्वी पे जैव विविधता का वितरण क्या है? असमान है, यूनिफॉर्म नहीं है। ये तो खुद गुणी गिनने लगा मुझे जैव विविधता एक समान थोड़ी है। मैं इलाका में गुणी गिनने लगा मुझे यह वो जरूरी है क्या कि जितने पेड़ गुणी गिनाने में उतने पेड़ उंडाडेरम ज्यादा हो सकते हैं, गुणी गिनाने में कम हो सकते हैं, गुणी गिनाने में ज्यादा हो सकते हैं, उंडाडेरम कम हो सकते हैं। इस प्रकार से राजस्थान में कम हो सकते हैं, मध्य प्रदेश में ज़्यादा हो सकते हैं, राजस्थान के अंदर भी ऐसे ऐसे करके। क्या है? जैव विविधता का वितरण क्या है? असमान है। पृथ्वी पर जैव विविधता का वितरण कैसा है? असमान है। भूमध्य रेखा में ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर जैव विविधता में क्या आती है? कमी आती है। कहाँ? भूमध्य रेखा है, ध्रुवों की तरफ हम बढ़ेंगे तो जैव विविधता के अंदर कमी आएगी। क्यों आएगी? क्यों? वहाँ पे एकदम क्या है, बर्फीले हो जाएंगे फिर बाद में। ध्रुव एकदम ध्रुव में तो वहाँ दोनों किससे ढके हुए हैं? बर्फ से। तो बर्फ के अंदर जैव विविधता कम पाई जाएगी कि ज़्यादा? बता दे। जैव विविधता कम पाई जाएगी। जितने इक्वेटर मतलब बढ़ेगा, मतलब जितना कम होगा इक्वेटर कम होगा उतना ही टेम्परेचर कम होगा। मतलब जैव विविधता कम पाई जाएगी। जैसे 0 डिग्री है, बीच में 0 डिग्री है, उसके बाद में 20 डिग्री पे कितना होगा? ठंडा होगा। 30 डिग्री पे और ठंडा होगा, 40 डिग्री पे और ठंडा होगा, 50 पे और ठंडा होगा। बर्फ कितनी डिग्री पे पड़ेगा? बर्फ पड़ जाएगा कहीं नाम 40-45 पौड़ पड़े वाला है, 40 पौड़ तो बड़ी जैव विविधता जाता है नहीं कम रहेगी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना तो 0 डिग्री में बर्फ जिम जाए तू मत और क्या करे 45 समझाए 0 पढ़ वाला आ जाए जो मैं बा ये की स्पेशल कंडीशन हो सकती है, लेकिन स्पेशल जो रोज ना बारिश हो 0 डिग्री पर नहीं, जो आपने आंसर के मान लिखना है बर्फ का तबर मने पानी का तबर उबले भी की बात करे मत वो नहीं तो इक्वेटर की अरे बात ये कर रहे तो हैं। आगे तो क्वेश्चन आ जाएगा, यो तो आओगो ना आओगो 0 डिग्री और जरूर आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस से हो तो हाँ। इक्वेटर से तो अगर तो सब 0 डिग्री 45 डिग्री है मतलब वो बता रहे हो मतलब गुजरे से कितनी डिग्री पे पड़ेगा? डिफरेंस पृथ्वी पर जैव विविधता का प्रारूप। पृथ्वी पर जैव विविधता का वितरण समान है क्या? असमान है? असमान है। असमान है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर जैव विविधता बढ़ेगी है ना? अच्छा, कमी आती है। क्या होगी? घटेगी। और मैदानी भागों में ऊंचाई की ओर बढ़ने पर जैव विविधता के अंदर बढ़ोतरी होगी। क्या होगी? कमी होगी। तो मैदानी भागों से ऊंचाई के क्षेत्र अगर जाएंगे तो क्या होगी? जैव विविधता के अंदर कमी होगी। और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर तरफ जाएंगे तो जैव विविधता बढ़ेगी घटेगी। क्यों? किसी क्षेत्र में जैव विविधता को याद करने के लिए ज्ञात करने के दौरान अन्वेक्षण क्षेत्र बढ़ने के साथ एक सीमा एक जैव विविधता बढ़ती है, इसके बाद स्थिर हो जाती है। इसका मतलब समझ पा रहे हो तुम? एक सीमा तक यानी जैव विविधता बढ़ जाए। नहीं, किसी क्षेत्र में जैव विविधता ज्ञात करने के दौरान अन्वेषण क्षेत्र को बढ़ाने के साथ एक सीमा तक तो क्या होती है? जैव विविधता बढ़ती है, उसके बाद में स्थिर हो जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और बहुत ही इजी है। कौन से है क्या नहीं है? चलो तो बता, मैं कर लूँगा तो बता दो। अब क्या है ये लाइन? किसी क्षेत्र में जैव विविधता को ज्ञात करने के दौरान अन्वेक्षण से, अब देखो ऐसे बताना चाह रहा है कि किसी क्षेत्र के अंदर क्या करनी है हमें? बायोडाइवर्सिटी याद करनी। हमने ये लिया गुणे गिडानी को लिया कि इसके अंदर क्या करनी है? जैव विविधता को क्या करना है? याद करना है। तो फिर हमने जैसे लिया तो यहाँ पे प्रजाति पाएगी। जैसे हमने गुणे गिडानी से इस क्षेत्र को बढ़ा दिया, बोफा गिडानी क्या बढ़ा दिया? हमने रिजल्ट पाया कि प्रजातियों के अंदर संख्या के अंदर क्या हुई? बढ़ोतरी। फिर हमने ले लिया क्या ले लिया? उंडा डेरा। फिर जैसे देखा है कि यार यहाँ पे भी क्या हुई? बढ़ोतरी। फिर हमने ले लिया पूरा रूपरा, फिर भी देखा यार बढ़ोतरी। अब हमने ले ली पूरी थोई, पता चला कि सेम प्रजाति क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। जो डांडे गुणे डांडे में पाए जा रहे थे वही डांडे कहाँ पे पाए जा रहे हैं? अब थोई में पाए जा रहे हैं। तो एक निश्चित सीमा तक तो क्या करेगी? अन्वेक्षण का क्षेत्र बढ़ाने के कारण निश्चित सीमा तक तो क्या बढ़ेगी? प्रजातियों की संख्या बढ़ेगी। बाद में क्या हो जाएगी? स्टेबल हो जाएगी, क्योंकि जो प्रजाति यहाँ पे पाई जाती है वही क्या वहाँ पे पाए जाएंगे। कि एक निश्चित क्षेत्र तक हम क्या बढ़ाएंगे? अन्वेक्षण की सीमा बढ़ाएंगे, तब तक तो क्या पाई जाएगी? प्रजातियों की संख्या बढ़ोतरी होगी। लेकिन जैसे ब्रॉड लेवल पर ज़्यादा बढ़ा दिया तो फिर बाद के अंदर क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। बाद में क्या हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी, क्योंकि जो डांडे यहाँ पे वही डांडे कहाँ पे? वहाँ पे, तो सेम होगा। समझ में आई? बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये।
कोट आती है, यही क्वेश्चन आता है। फिर तुम ये देखते हो अनुवेक्षण को क्षेत्र भी बढ़ा रहे जी, जैव विविधता भी स्थिर होगी, कहीं होगी ऐसा। तो क्या हो जाती है, एक निश्चित सीमा के बाद के अंदर बढ़ाने के बाद में क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, क्योंकि बाद के अंदर सेम प्रजाति रिपीट होने जाएंगे। यहाँ पे भी रण पाया जाता था, अब यहाँ पे भी देखा गया कि रण, लोमड़ी उमड़ी ये सब पाए गए, अरे ये तो सेम यहाँ पे भी पाए जा रहे हैं, तो क्या हो गई, स्थिर हो गई। तो समझ में आई ये लाइन, आई गया, आगे मिल भी गई क्या, क्वेश्चन ही नहीं मिलता तेरे को तो। मैदानी भागों में कौन सा पहुंच रही है? अरे रूल रेगुलेशन बन चुका है जो जरूरी है खुद में चाव देना बंद कर दियो, कुछ चाव देना या चला दियो। ए रूल रेगुलेशन नहीं बनेगा किसी अरे चाल बता तो अब वो बंद करोगे जब ज्यादा वो करोगे, कंज्यूम करोगे इलेक्ट्रिसिटी और आज तो चालू कर दीजिए नाटक नहीं पाल पड़ ले किसी आपको विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता अमेजन के वनों में मिलती है। इन्हें विश्व के क्या कहा जाता है, फेफड़े कहा जाता है। कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे क्या कर लो, रट लो कि विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है, अमेजन के वनों के अंदर। इन्हें विश्व के क्या कहा जाता है, फेफड़े, लंग्स। क्या कहा जाता है विश्व के, लंग्स, फेफड़े। उजलू में जैव विविधता, विश्व में जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है सबसे ज्यादा, अमेजन के वनों में मिलती है। उन्हें विश्व के क्या कहा जाता है, जल्दी अमेजन है कहाँ पे? 10 ही बजे अभी, 11 बजे 10 बजे, बनी गई 10:07 हो गई। देख एक सुई ज्यादा दिख रही है तेरे को। चलो ठीक है। विश्व में अच्छा, विश्व की किडनी किसको कहा जाता है, आर्द्रभूमियों को। अमेजन है कहाँ पर? लंग्स आर्द्रभूमि जो वेटलैंड है उनको क्या कहा जाता है, किडनी। जो हमने वेटलैंड पढ़े उन सबको क्या बोला जाता है, किडनी। अब पूछ ले कि विश्व की किडनी किसे कहते हैं, तो हमें क्या लिखना, आर्द्रभूमियों को, वेटलैंड्स को क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं। पूरे वेटलैंड्स याद है, अब मत बोलिए ब्राजील वेटलैंड्स और मन पूछो कि अमेज़न कर देना वो ब्राजील, चलो वो ए मन पूछ दी ब्राजील कर जाए। अब देखो, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, प्रवाल भित्ति, नमभूमि क्षेत्र और शीतोष्ण वन उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं। क्या, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, कौन से, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, प्रवाल भित्ति, नमभूमि क्षेत्र, शीतोष्ण वन उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं। कौन कौन से, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, शीतोष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण वन, कौन से, शीतोष्ण वन, प्रवाल भित्ति, नमभूमि क्षेत्र, ये सारे क्या हैं, उच्च डाइवर्सिटी वाले, क्या है, उच्च जैव विविधता वाले क्या है, क्षेत्र है। जबकि अरे बोला करो थोड़ा, बोलते हैं सहयोग किया करो, ये बैठे रहते हो ऐसे कैसे। इसमें से बता रहा है कि डेजर्ट सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, फिर सब पोलर रीजन पाए जाते हैं, फिर पोलर रीजन पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कहाँ पे पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों के अंदर, फिर प्रवाल भित्तियों के अंदर, फिर नमभूमि क्षेत्र के अंदर और शीतोष्ण क्षेत्र में उच्च जैव विविधता वाले क्या है, क्षेत्र। जबकि मरुस्थल, उपध्रुवीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र, निम्न जिम्न क्षेत्र वाले क्या है, जैव विविधता है। इनके अंदर कॉपी के अंदर है जो बाद में कम देखना पड़ेगा, जल्दी से याद हो जाए। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, प्रवाल भित्तियां और नमभूमि क्षेत्र और उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्र, ये क्या है। जबकि मरुस्थल के अंदर सबको पता है जैव विविधता क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। उपध्रुवीय क्षेत्र के अंदर भी क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। कंपेरेटिव किया था वो तो, कंपैरिजन है इसमें, कंपेरिजन नहीं, राजस्थान पढ़ाई थी तब कि और तरह की मरुस्थल की तरह राजस्थान सबसे जैव विविधता वाला है। पोलर में तो कुछ पाया नहीं जाता, उष्ण कटिबंधीय कम पाई जाए जैव विविधता। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन के अंदर ज्यादा पाई जाती है। एक और चीज है कि पोलर रीजन जो बर्फ वाला है ना, बर्फ वाला रीजन उसे भी मरुस्थली कहते हैं, है ना। और जो सब पोलर रीजन है उसे भी मरुस्थली कहते हैं, और जो अपना जो डेजर्ट है ना उसे मरुस्थल कहते हैं। अब कोई सा मरुस्थल है ना, उसमें सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है कोई से में, फिर उसके बाद में सब पोलर रीजन पाए जाते हैं, फिर पोलर रीजन पाई जाती है, ऐसे बता रहे। अरे ऐसे तुम्हारे राजस्थान के अंदर पढ़ाया था कि मरुस्थल के अंदर जैव विविधता क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे जैव विविधता अधिक पाई जाती है, उसने कंपेयर किया और मरुस्थलों से,
कि विश्व के और मरुस्थल है ना वहाँ से ज्यादा डाइवर्सिटी कहाँ पे पाई जाती है, राजस्थान में। ठीक है। अरे क्वेश्चन की बात करो यहाँ पे तो ये देख मेरे को लिखा रखा है ना, तो इसमें नहीं, इसके अंदर ये तो बता दिया, मरुस्थल, उपध्रुवीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र, ये क्या है, निम्न जैविकता के क्या है, क्षेत्र है यहाँ पे निम्न। और ऊपर क्या बता रहा है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रभावित नमभूमि क्षेत्र। शीतोष्ण अब मैं ये कह रहा हूँ कि इनके अंदर डाउट पैदा नहीं हो जाए कि मरुस्थल के अंदर ये तो कम बता रहे, राजस्थान वाले ने बताया ज्यादा। तो ये इसलिए बताया कि राजस्थान का जो मरुस्थल है ना उसको अगर कंपेयर करें विश्व के, तो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कंपेयर टू अदर मरुस्थल से सबसे ज्यादा किसके अंदर है, राजस्थान के मरुस्थल के अंदर। अब वैसे ओवरऑल देखे जाए तो मरुस्थल के अंदर क्या होती है, जैविकता कम। बात सही है भैया, कृष्ण भैया बात ठीक से सब कुछ सही से तो बोली भाई, एक वर्ड सही है। हाँ तो मतलब बस लेकिन मैं बोलूँ ना ऐसे कर दूँ भाई, जो डेजर्ट्स है ना, चाहे आप फलों ले लें, चाहे कालाहारी ले लें, चाहे गोभी ले लें, चाहे सहारा ले लें, आपका मायने बायोडाइवर्सिटी पाई जाए, यानी कि कम पाई जाए, कम पाई जाए। बिका अकॉर्डिंग सब पोलर रीजन का मायने बहुत कम पाई जाए, यानी कि विश्व भी कम पाई जाए सब पोलर रीजन का मायने, और विश्व भी कम पाई जाए पोलर रीजन में। क्यों कम पाई जाती है, क्योंकि बड़े पोलर रीजन के अंदर तो सबसे ज्यादा क्या रहती है, बर्फ रहती है। जब सबसे ज्यादा बर्फ रहेगी वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी नहीं पाई जाएगी। सब पोलर के अंदर उससे कम बर्फ रहती है तो वन है। और मरुस्थल के अंदर क्या है, बर्फ थोड़ी कम रहती है। वैसे ऐसे होता है कि मरुस्थल के अंदर मरुस्थल बर्फ वाली जो सूखा है अपने वहाँ, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत बायोडाइवर्सिटी है। सब पोलर के अंदर बर्फ थोड़ी बहुत रहती है तो वहाँ पे कम, तो पोलर ये तो वैसे कंसेप्ट है। और क्या समझ में आया क्या? हाँ। उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों के अंदर क्या पाई जाती है, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी। प्रवालवृत्तियों के अंदर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी। नमभूमि क्षेत्र में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी। तोषणी वन में सबसे ज्यादा, मरुस्थल के कारण सबसे कम वन, और ध्रुवीय क्षेत्र में कम, और जो उपध्रुवीय क्षेत्र है जैसे सब पोलर और पोलर, जैसे क्या बोले, पोलर को क्या बोलते हैं, ध्रुव, सब पोलर को उपध्रुव, और क्या है मरुस्थल। इसके अंदर क्या पाई जाती है, कम, निम्न पाई जाती है। क्या पाई जाती है, निम्न। और जो राजस्थान का मरुस्थल है उसको कंपेयर करें विश्व के अन्य जो और मरुस्थल है उसकी तुलना में क्या पाई जाती है, राजस्थान में अधिक जैविकता पाई जाती है। क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है, इसी के लिए आता है क्योंकि हर जगह का क्या बोला जाता है कि मरुस्थल के अंदर जैविकता कम पाई जाती है, लेकिन बाद के अंदर क्वेश्चन आता है विश्व के अन्य मरुस्थलों से भारत के जो राजस्थान का मरुस्थल है उसके अंदर जैविकता कम पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। तो फिर हम सब क्या करके आते हैं, उसको कम पाई जाती है, लेकिन आप पाई कैसी जाती है, अधिक, इसलिए बताता है वो। और विश्व में सर्वाधिक जैविकता कहाँ पे पाई जाती है, अमेजन के वनों में। उसको क्या बोलते हैं, फेफड़े। किडनी किसको बोलते हैं, वेटलैंड्स को। और किस क्षेत्र की जैविकता के अंदर अगर अन्वेषण का क्षेत्र बढ़ाए एक निश्चित मात्रा से, अगर ज्यादा बढ़ा दे तो बाद के अंदर जैविकता कम होगी कि ज्यादा होगी कि स्थिर हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। तो ये कोट ध्यान रखना। स्टार लगा लो अगर इनके अगर है तो तुम्हारे पास। लागू स्टार आगे जो मार मैं तो लगा ही लिए क्या हाल बेहतर है इंग्लिश करवा था। उष्ण कटिबंधीय वर्षा क्या ये हो गया। बताएं कि बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज हो जाए ओशियन में व्हेन मूव ओवर द कोस्ट ऑफ इनर सेक्टर। और उष्ण कटिबंधीय वर्षा ये हो गया ना, किसके अंदर है अब इसके अंदर अब की उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों के अंदर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी क्यों पाई जाती है? ऐसे रोने वाला मुंह क्यों कर रखा है तूने? उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों की अधिक पढ़ाई में 8 या 9 मिनट और बस। उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों में अधिक जैविकता के कारण क्या है? एक तो है समय, एक है जलवायु, एक है प्रकाश। ऐसे देखो, अबाधित पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण इन क्षेत्रों में जैव विविधता का विकास के लिए अधिक समय क्या हुआ, प्राप्त हुआ। अतः इन क्षेत्रों में जैव विविधता विकास की लंबी अवधियां पाई गई। क्या गया, एक तो इनको क्या मिला, समय मिला कि ये वर्षावन है ना, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, वहाँ पे लंबे समय तक इनको कोई छेड़ा नहीं। क्यों नहीं छेड़ा? क्योंकि वहाँ पे हम जाके औद्योगिकरण ये सारी चीज हमने नहीं की, तो इन्हें विकास होने का क्या मिला, एक लंबा समय मिला। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है क्या, एक दो समय। अरे तेरे को पढ़ने का मौका मिला,
एक लंबा समय मिला तब तू यूपीएससी क्लियर कर पाया। अगर तेरे को समय नहीं मिल पाता तो तू यूपीएससी क्लियर कर लेता क्या? तेरा विकास इतना होलिस्टिक तरीके से हो सकता था क्या? आया 6 महीने के अंदर बुला लिया कि कर ली तैयारी, लगा तो लगा, नहीं लगा। तेरे को समय पर्याप्त मिला क्या? नहीं मिला। जलवायु तेरे को पर्याप्त मिली क्या कि तू 6 महीने के अंदर गैर गुंडागर्दी वालों के अंदर जाके रहने लगे? अरे तेरे को जलवायु के अंदर मतलब ऐसा सराउंडिंग तेरे को वो मिल जाए, लोग मिल जाए जो क्या करे तेरे हेल्पफुल रहे। एक तो तेरे को टाइम भी अच्छे से मिल गया, जलवायु मतलब तेरा सराउंडिंग का एरिया भी तेरे को ऐसा मिल गया, क्या मिल गया, जिसके अंदर पढ़ाई की बातें होती थी। इसके कारण तेरे जो ये क्या वर्षावन और प्रकाश टीचर भी ऐसे मिल गए, क्या मिल गए, अच्छे मिल गए, जो अच्छी तरीके से क्या किया, चीजों को समझाया। तो ये सारी चीजें तेरे फेवर के अंदर थी। जब तब जाके क्या हुआ, जो वर्षा बने, उष्ण कटिबंधीय वर्षा बने, उनका क्या हुआ, विकास हुआ। समझ लो, समय अबाधित पर्यावरण परिस्थिति है। जब तक तू पढ़ता रहा तेरे को कोई रोक टोक नहीं की। ऐसा नहीं कि तेरे क्या कर दे, रोक टोक कर दे, ऐसा कोई नहीं। इन क्षेत्रों में जैव विविधता का विकास लंबी अवधि तक तेरे को क्या कर दिया, पढ़ने दिया गया। इनमें जैव विविधता का विकास लंबी अवधि तक चला। अबाधित पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण क्या हुआ, इन क्षेत्रों में जैव विविधता को विकास का समय क्या मिला, ज़्यादा मिला। फिर जलवायु, इन क्षेत्रों में स्थिर तथा अनुमानित जलवायु होता है। जैसे मौसमी विविधताएं न्यूनतम पाई जाती है। यहाँ की जलवायु जैसे तापमान, वर्षा, आर्द्रता एवं मृदा की गुणवत्ता पादपों प्रजातियों के अनुकूल होती है। क्या हुआ, क्या होती है, इन क्षेत्रों में स्थिर क्या, अनुमानित। इन क्षेत्रों के अंदर स्थिर व अनुमानित क्या पाई जाती है, जल। सबको पता है कि भाई साहब यहाँ पे एकदम से क्या नहीं आएगा, सूटा नहीं आएगा कि जो सारे पेड़ पौधों को क्या उगाड़ता हुआ चले जाए। अनुमानित होगी, ठीक ठाक क्या होगी, वर्षा होगी, ठीक ठाक क्या होगी, जलवायु रहेगी यहाँ की। और मौसमी विविधताएं भी न्यूनतम होगी। पता नहीं है एकदम से क्या पड़ जाए, ओले पड़ जाए, एकदम से क्या हो जाए, बाढ़ आ जाए, एकदम से क्या आ जाए, मतलब सूखा पड़ जाए। ऐसी विविधताएं भी क्या होती हैं इसके अंदर, मौसम के अंदर न्यूनतम। लगातार जो मौसम चलता रहता है वही क्या रहता है, चलता रहता है। विविधता का अंतर क्या देखा जाता है, कम देखा जाता है। यहाँ की जलवायु जैसे तापमान, वर्षा, आर्द्रता एवं मृदा की गुणवत्ता पादप प्रजातियों के अनुकूल होती है। तापमान भी कितना है, जितना क्या चाहिए, मतलब पादप को चाहिए। वर्षा भी उतनी है जितनी पादप को चाहिए। आर्द्रता भी उतनी है जितनी किसको चाहिए, पादप को चाहिए। मृदा की गुणवत्ता भी उतनी है किसकी, जो मृदा को चाहिए। यानी कि सारा एनवायरनमेंट किसके अनुरूप है, तेरे अनुरूप। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि तू बैठा रहे एकदम से तेरे को उठा के कोई लेके चला गया कि चल आप तो गेड़े मार के आते हैं। तो तेरे को जलवायु भी कैसी मिली है, एकदम तेरे अनुकूल, पढ़ने के अनुकूल। समय भी तेरे को क्या मिल गया, ज़्यादा मिल गया। एनवायरनमेंट भी क्या मिल गया, बढ़िया मिल गया। अब प्रकाश, वहाँ पर प्रकाश की उपलब्धता अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक होती है, अतः जीवों में ऊर्जा अधिक उपलब्ध होती है। ज़्यादा प्रकाश उपलब्ध होने से फोटोसिंथेसिस क्या कर पाएंगे, ज़्यादा कर पाएंगे। ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे तो क्या होगा, ज़्यादा मतलब अच्छी तरीके से भोजन ग्रहण कर पाएंगे, अच्छी तरीके से भोजन खाएंगे, तो सारा क्या हो जाएगा, मामला ठीक रहेगा। तो प्रकाश, जलवायु और समय तीनों ही क्या है, तेरे अनुकूल है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों के अंदर अधिक, मतलब ये क्यों इनको अमेजन को क्या बोल रहे हैं, फेफड़े क्यों बोल रहे हैं इनको, क्या इनके अंदर जैव विविधता इतनी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इनको विकास होने के लिए समय भी क्या मिला, ज़्यादा मिला। यहाँ पे जो पर्यावरणीय परिस्थिति है, जो उनको क्या नहीं किया गया, बाधित नहीं किया गया। जलवायु भी आपके अनुरूप, जो पादप को जितनी वर्षा चाहिए थी उतनी मिली, जितने क्या मिलनी चाहिए, गुणवत्ता मिलनी चाहिए थी मिट्टी की उतनी मिली, जितना क्या चाहिए था, वर्षा चाहिए थी उतनी मिली, जितना तापमान चाहिए था उतना मिला। ये रहा जलवायु के अंदर। और फिर प्रकाश के भी अंदर क्या, अन्य तुलना के अंदर विश्व के और जगह जहाँ पे ये जैव विविधता पाई जाते हैं वहाँ की तुलना में ज़्यादा ही मिला तेरे को। अरे खाने को भी तेरे को क्या मिला, ज़्यादा ही मिला। तो स्वाभाविक सी बात है, रिजल्ट भी क्या होगा तेरा, पॉजिटिव होगा। तो यही बात यहाँ पे है, समझ में आए तीनों। चलो फिर जीवों में विविधता के, जीवों में विविधता, एक तो अच्छा जीवों में मछली, चलो एक बार इसको रिपीट करा देता हूँ, फिर कल से स्टार्ट करूँगा। एक बार से पूरा दोबारा से बता देता हूँ सारी। क्या पढ़ रहे हैं हम,
जैव विविधता। क्या पढ़ रहे हैं? जैव विविधता होने पड़े जैव विविधता। क्या होती है जैव विविधता? यानी कि जीवों के अंदर पाई जाने वाली जीवों में पाई जाने वाली विविधता, विविधता, विभिन्नता और जटिलता प्राकृतिक जटिलता। और क्या पाए जाते हैं? नेचुरल कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है। यहाँ पे क्या पाई जाती है? प्राकृतिक जटिलता, ये तो इसके अंदर पाई जाती है। अब जैविकता के अंदर हम जैविकता को 3 स्तरों पे क्या करते हैं? बांटते हैं। एक तो आनुवांशिक स्तर। आनुवांशिक स्तर में तो हम एक ही प्रजाति के क्या जीवों के अंदर क्या देखते हैं? अंतर। एक ही प्रजाति के अंतर जीवों के अंदर कहाँ पे होता है? जीन के अंदर। क्या होता है? जीन के अंदर। फिर हम देखते हैं प्रजाति स्तर पर। प्रजाति स्तर के अंदर हम दो प्रजातियों के अंदर क्या देखते हैं? अंतर देखते हैं। जैसे 2 प्रजातियों के अंदर क्या होगा? अंतर। एक तो उनके आनुवांशिक संगठन में क्या होता है? विविधता होती है। और इनके 2 प्रजातियों के अंदर क्या होता है? अंतर होता है। एक है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी के अंदर विविधता। पारिस्थितिकी के अंदर मतलब डिफरेंट क्या प्राकृतिक आवास होते हैं। उसके मध्य क्या देखते हैं हम? विविधता। जैसे घास का मैदान और मरुस्थल। और जहाँ पे घास का मैदान, जहाँ पे जो पर्यावरण क्या होता है? अनुकूल होता है। जिस जीव को जो पर्यावरण अनुकूल होता है वहाँ पर उसकी संख्या क्या होती है? ज़्यादा होती है, प्रमुख होती है। समझ में आया? फिर बाद में हम देखा कि हम इसका मापन कैसे करते हैं। तो हम इसका मापन करते हैं, एक तो मापन के लिए हम तो क्या करते हैं? इसकी एक दो प्रजातियों की क्या देखते हैं? हम संख्या देखते हैं और इसकी यहाँ पे समृद्धि कितनी है। फिर हम दे इनको 3 आधारों पर क्या करते हैं? एक तो अल्फा और एक बीटा और एक गामा। अल्फा तो हम बहुत ही छोटे लेवल पे क्या करते हैं? मापन करते हैं। जैसे 2 क्षेत्रों के अंदर अलग अलग क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। किसके लिए? तुलना के लिए। किसके लिए? तुलना के लिए। बीटा के अंदर हम क्या लेंगे? 2 को एक साथ क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। और ये भी इसके लिए करेंगे 2। फिर जो गामा है इसके अंदर बहुत ही बड़े लेवल के अंदर, बहुत ही बड़े, लेकिन बड़े बड़े पारिस्थितिक तंत्र भी इसके अंदर हैं। इसकी क्या करेंगे हम? वो करेंगे, मतलब मापन करेंगे। और फिर बाद में S1 पूरी प्रजातियों को एक साथ जोड़ लेंगे। पूरी प्रजातियों को एक साथ जोड़ने के बाद में जो कॉमन प्रजाति है उनको क्या कर देंगे? घटा देंगे। एक्चुअल फिगर क्या होगा? हमारे पास होगा। ये तो क्या हो गए? इसके आधार पर हो गए। फिर इसके बाद में क्या था? हमने मापन कर लिया, ये कर लिया। इसके बाद में क्या आया? शब्द दिया था। हाँ, सबसे पहले जो जैव विविधता शब्द, जैविक विविधता शब्द किसने दिया? रैंडम एफ डेव्समैन ने। फिर जैव विविधता शब्द किसने दिया? जी रोजन ने, वॉल्टर जी रोजन ने। फिर बाद में हमने जो संकलनात्मक रूप से नाम किसने दिया? E.O. विल्सन ने। कब दिया? 1986 में। उसने 1985 में, इसने 1968 के अंदर। 1968 के अंदर क्या आई थी हमारी? पहली बार क्या आई थी? एजुकेशन पॉलिसी। एजुकेशन पॉलिसी ने शिक्षा नीति। और फिर बाद के अंदर फिर क्या आए? फिर आए जैविकता इस तरह मापन। ये तो हो गया मापन हो गया। पृथ्वी के प्रारूप पृथ्वी की जैविकता का प्रारूप। हाँ, पृथ्वी की जैव विविधता प्रारूप कैसा है? वितरण असमान है। वितरण क्या है? असमान है। और क्या आगे? भूमध्य रेखा दूर की तरफ, भूमध्य रेखा से दूर की तरफ जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी, कम होगी। और फिर बाद के अंदर ऊंचाइयों के अंदर जाएंगे तो जैविकता कम होगी। भूमध्य क्या ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो भी क्या होगी? कम होगी। सबसे ज्यादा कहाँ पे पाई जाती है? अमेजन के वहाँ पर। तो और इनको क्या कहता है? फेफड़े कहा जाता है। किडनी किसको कहते हैं? वेटलैंड को कहते हैं। और फिर बाद के अंदर जो उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों के अंदर और किसके अंदर? ट्रॉपिकल कोरल रीफ्स, शीतोष्ण के अंदर और नमभूमि के अंदर और प्रवाल भित्ति के अंदर सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? और कम कहाँ पे पाई जाती है? मरुस्थल के अंदर, उपध्रुवों के अंदर और ध्रुवों के अंदर सबसे क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है जैविकता। उसके बाद में क्या है कि उष्ण वर्षावनों के अंदर सबसे ज्यादा जैविकता क्यों है? तो वहाँ पे 3 चीजें हैं। एक तो समय, उनको विकास के लिए क्या मिला? समय मिला। क्या? लंबा। वहाँ पे बाधित क्या? पर्यावरणीय परिस्थिति। यहाँ पे मतलब वहाँ पे कोई उद्योग लगाने के लिए कोई उनको क्या नहीं किया? डिस्टर्ब नहीं किया। फिर बाद में जलवायु, जिनको जितनी वर्षा चाहिए थी उतनी ही वर्षा मिली, जितना पानी चाहिए था उतना ही पानी मिला, जितना तापमान चाहिए था उतना ही तापमान मिला। और क्या है? इसके लिए क्या हुआ? वो डेवलप अच्छी तरीके से हो पाई। और फिर बाद के अंदर क्या है?
प्रकाश। अन्य देखे जाए तो अन्य जगह की जगह यहाँ पे प्रकाश क्या मिला, ज़्यादा मिला, जिससे उनको ऊर्जा ज़्यादा मिली। ऊर्जा ज़्यादा मिली तो वो भोजन अच्छी तरीके से बना पाए, फोटोसिंथेसिस अच्छी तरीके से हो पाया। ठीक है।